नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में तो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों के बढ़ती संख्या पर। मैं ट्रैफिक और ट्रैफिक के जाम से संबंधित समस्या पर अभी पिछले ही दिनों एक अपना वीडियो बनाया था। लगातार एक ही विषय पर वीडियो तब बनाना जरूरी होता है जब वो मुद्दा अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो। हालांकि ये मुद्दा अत्यंत से ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर एक दो नहीं लगातार वीडियो की जरूरत है, लगातार जन जागरण और जन जागृति की जरूरत है। सड़कें हमने जरूर आधुनिक बनवा ली, दुनिया की सबसे महंगी कारों का सबसे ज्यादा तादाद में अगर कहीं उपलब्धता है तो वो भारत महान में है, लेकिन हमने तमीज नहीं सीखा। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको बदतमीज कह रहा हूं, लेकिन ये सही है कि हमने तमीज नहीं सीखा उन महंगी गाड़ियों में बैठने का, उसमें चलने का और उसको चलाने का। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य 4 कारण होते हैं। पहला कारण उन लोगों का है जो समझते हैं कि सड़क हमारे पिताजी का पार्क है और हम जैसे मर्जी तैसे चलेंगे। ये लोग सड़कों पर बेलगाम चलते हैं, जहां मर्जी वहां ब्रेक लगा देते हैं, जहां मर्जी है वहां रेट बढ़ा देते हैं, आपस में बातचीत मस्ती माहौल में जाते हैं। कोई मर गया तो मर गया, क्योंकि उनकी गाड़ी सर्वाधिक सुरक्षित होती है, आधुनिक गाड़ी होती है, दुर्घटना में उनका कुछ नहीं होता। दूसरा वर्ग है अनाप शनाप चलने वालों का। उनको लगता है कि मैं पार्क में चल रहा हूं। वो मोबाइल पर बात करते हुए चलेंगे, ना आगे देखेंगे ना पाछे देखेंगे, न दाहिने देखेंगे ना बाएं देखेंगे, जब मर्जी तब सब पार कर जाएंगे। तीसरा संख्या है ऐसे बसों और कमर्शियल व्हीकल्स का, जो मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं देखता था जब डीटीसी बसें चला करती थी, प्राइवेट बसें चला करती थी, तो पीछे मुंह करके कहता सॉरी बैठा बैठा बैठा, बस खाली है बैठा, आगे चलता रहता था, पीछे देखता था, आगे बहुत कम देखता था, उसमें कोई एक आध मर गया तो मर गया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नागिन डांस करते हुए सड़कों पर लहराते हुए चलने वालों का। सड़क जाम का एक बहुत बड़ा कारण है, आप लाल बत्ती पर रुकेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकने का तो किसी को तमीज ही नहीं। कोई जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे नहीं रुकता। लाल बत्ती हुई है, धीरे धीरे दर चलते बढ़ते 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 वो आधे रोड तक चले जाते हैं और देखते रहे कि बत्ती कब हरी होगी, और जब हरी होती है तो चले जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो रोड पर गाड़ी आती है या तो वो दुर्घटनाग्रस्त करके चली जाती है या जाम लगाते हुए जाती है। अब इसमें भारत का प्रधानमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क सचिव या वैज्ञानिक कोई कुछ क्या करेगा? तमीज तो आपको सीखना है ना सड़क पर चलने की। दुर्घटना में तो प्रधानमंत्री मरते नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते के दोनों के साइडों के तरफ में आप खड़ा नहीं हो सकते। वहां पर अनवांटेड कोई चिड़िया चुड़ुम पंछी तक भी नहीं आ सकता, तो वो दुर्घटना में कैसे मरेंगे? इसलिए आपका जान कीमती है, इस पर जरूर विचार करिएगा। समाचार चैनल वालों को आपके जान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो कोविड पर लगातार बहस चला सकते हैं, क्योंकि उसमें दवा बिकना है, कोविड का टीका बिकना है, कोविड का इंजेक्शन बिकना है, कोविड में करने वाले सरकारों का काम बिकना है, सरकार के नजर में अपना नाम बेचना है। इस सब चीजों की वजह से चैनलों पर आता है सड़क दुर्घटना में तो आपको मरना ही मरना है, उसमें कहां कहीं बूट है। सड़क दुर्घटना के अवेयरनेस का कोई कार्यक्रम, कोई कैंपेन कभी किसी चैनल पर आपने सुना हो प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में, तो मेरे को बता दीजिएगा। कभी कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाता है या कभी सड़क सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, तो एक आध लोगों को बुला करके चलवा दिया जाता है। वो भी कार कंपनियां बुलाती हैं अपने तरफ से और वो लोग आकर के कुछ कहते हैं। तो जान कीमती है, अवेयरनेस फैलाने से पहले आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सड़क दुर्घटना का सबसे बुरा बात यह है कि या तो वो जान ले लेता है या आपको अपंग बना देता है। कई बार ऐसा मौका आता है कि आप अपंग बन के पूरा जीवन अपने और अपने परिवार पर बोझ बन के रहते हैं। सड़क दुर्घटना
आपके अपने लापरवाही से कम और दूसरों के लापरवाही से ज्यादा होता है। मतलब हमारे ही में से किसी की लापरवाही होती है ना, या मैं लापरवाह हूं या आप लापरवाह, दुर्घटना तो फिर भी दोनों में से किसी का हो सकता है। तो सरकारों के भरोसे ना रहे, क्योंकि सरकार को आपकी जान की चिंता इसलिए नहीं है कि जब आप मरेंगे तब वो आपका मुआवजा घोषित करेगा, टीवी में बोलने का मौका मिलेगा, अपने सोशल मीडिया पर आपका फोटो डालने का मौका मिलेगा। तो प्रचार का पाए हुए सुनहरे मौके को कोई नेता क्यों खोना चाहेगा? मरी आपका जान है, आपके मरने से उसका प्रचार हो रहा है, समाज में अपनी बात रखने का एक मौका मिल रहा है, तो इससे सस्ता और उससे सुंदर क्या हो सकता है? हालांकि ये बिल्कुल अपुष्ट खबर है, ऐसा हो ना, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि शायद नेता लोग दुआ करते होंगे यार 2-4-10 लोग रोज मरे, हम आप ही के दिए कर के पैसों से लोगों में मुआवजा बांटूंगा और अपना चेहरा चमकाऊंगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन कीमती है आपकी, परिवार के लिए आप पूरा संसार है, संसार के लिए बेशक आप एक संख्या हो, तो आपका संसार न उजड़े, इसलिए अपने जान की हिफाजत खुद को करनी है। सड़क सुरक्षा पर आप ही को ध्यान देना है, सरकार से ज्यादा। आज का महत्वपूर्ण विषय हमने चुना है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 2014 को एक आवाज आई कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए कर्तव्यों को मैं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये पहली बार सुनने को मिला था 1952 से लेकर के 2014 25 मई तक के बाद 26 मई 2014 को 26 मई 2014 को ये नहीं था कि कोई आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना हो गैर कांग्रेस, इसके पहले भी कई लोग बने। ये नहीं हुआ था कि कोई भारत का प्रधानमंत्री बना हो भारतीय जनता पार्टी का, इसके पहले भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जो 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बने, बल्कि एब्सोल्यूट से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ बने। वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की इतनी सदस्य संख्या लेकर के देश का प्रधानमंत्री का बागडोर संभाला जितने सदस्य संख्या प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त होता है, बल्कि पर्याप्त से भी ज्यादा होता है। अब आज का चर्चा इसी पर है कि 26 जनवरी 2014 से आज 26 मई 2014 से आज 26 मई 2022 के बीच 8 साल में क्या बदला, क्या हाल है देश के, कैसे हालात है देश के राजनीति के। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सरकार से भी ज्यादा मजबूत विपक्ष को होना चाहिए। तो विपक्ष कहां खड़ा है, थोड़े मिनटों में आपको इन सब विषयों पर अपनी बुद्धि के अनुसार बताने समझाने का प्रयास करूंगा। कृपया आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूहों में साझा करें। मित्रों, सबसे पहला सरकार के आने के बाद सरकार ने क्या किया। मित्रों, 26 मई 2014 से पहले 8 साल हो गया। अपने स्मृति पटल पर थोड़ा जोर डालें। आमतौर पर हमारे भारत के लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है। बादाम हर घर में खाने की शक्ति ही नहीं है तो आदमी का यादाश्त मजबूत होगा कैसे। सुना है कि बादाम खाने से याद करने की क्षमता बढ़ती है। हमारे यहाँ तो भोजन खाने का पैसा नहीं होता, भोजन खाने का व्यवस्था कईयों के पास नहीं है, तो बादाम कहाँ से खाएगा। और जिनके पास भोजन खाने का व्यवस्था है उनको यादाश्त से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका कुछ नहीं फर्क पड़ता। मोदी बने या राहुल गांधी बने, उनका काम उनके हिसाब से चलता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। कोई को निर्भर हम क्या होनी, वही हाल है। खैर मित्रों, जो पहले और मूल चूल परिवर्तन जो मुझे समझने में आया, जो मैंने देखा कि 2014 से पहले इस देश में ये पता नहीं था कि सत्य सनातन धर्म भी कोई है। हम लोग पूजा करते थे, ये नहीं था कि हमारा पूजा का अधिकार छीन लिया गया था, ये नहीं था कि हमको मंदिर में जाने के लिए रोक दिया गया था, ये नहीं था कि देश में किसी तरह के कोई मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध था, ये नहीं था कि कोई सत्य सनातन धर्म के जुलूस जलसा समारोह या शोभा यात्राओं पर किसी तरह की रोक, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन ये सब हमारे निजी कैपेसिटी में था, निजी तौर पर था, सरकारी तौर पर नहीं था। देश
की दशा दिशा निर्धारित और निर्देशित करने वाले वर्ग के जो लोग हैं, मतलब हमारे राजनीति में वाले लोग, हमारे अधिकारी लोग, हमारे भाग्य विधाता लोग, इनमें से किसी के क्रियाकलाप से हिंदुत्व का कहीं कोई पूट, कहीं कोई संसर्ग, कहीं कोई संपर्क जैसा कुछ प्रतीत नहीं होता था। आमतौर पर चुनावी मौसम के पहले जालीदार टोपी लगा करके फोटो अखबारों में छपता था, समाचार चैनलों पर चलवाया जाता था और अपने आप को मुसलमान बनाने, दिखाने और प्रचार करने का भरपूर प्रयास होता था। इफ्तिखार तो घर घर में होता था। कोई छुटभैया नेता है, वो नवरात्रि की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा और कन्या पूजन का कोई कार्यक्रम तो हमने सुना ही नहीं कि कभी कोई सरकारी आयोजन में नेता मंत्री के द्वारा उनके आवास पर कभी हुआ। ये हमने जरूर फोटो में देखा है। हम लोग खुद ही चूंकि समाज के लोग हैं तो दिल्ली में रहते हैं और आप सबों के आशीर्वाद से और अपनी रोज रोज आना जाना से, पहुंच और पैठ से कई लोग इफ्तिखार पार्टी की दावत का व्हाट्सएप भेज देते थे, चिट्ठी भेज देते थे। जब चिट्ठी का जमाना था तो चिट्ठी आता था, व्हाट्सएप का जमाना हुआ तो व्हाट्सएप पे आने लगा। मतलब सूचना भेज देते थे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फलाने वाले मंत्री जी ने इफ्तिखार पार्टी का आयोजन किया है, आज फलाने वाले एमपी जी ने अपने बंगले पर इफ्तिखार पार्टी का आयोजन किया है, आज फलाने वाले पार्टी ने आज रमजान के अवसर पर इस चीज का आयोजन किया है। और सबसे मजे की बात है कि जितने लोग इफ्तिखारी का दावत देते थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं होता था। हाँ, दावत उड़ाने वाला मुसलमान था, क्योंकि जब तक मुसलमान नहीं होगा तो इफ्तिखार होगा किसके साथ। लेकिन वो सब आयाती प्रायोजित मुसलमान होते थे, सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं होते थे, क्योंकि वो अपने घर परिवार के साथ इफ्तिकारी करते थे। उनको समाज में दिखा करके भोलापन के साथ इफ्तिकारी करने की क्या जरूरत होती। या वो सियासी लोग होते थे जिनकी मजबूरी थी कि आज हम तुम्हारे पास आए हैं तो कल तुम हमारे पास आओगे। दिल्ली में तो अजीब होता था, आज की इफ्तिकारी में जो लोग हैं कल की इफ्तिकारी में भी वही लोग होंगे। मजे की बात है कि आप एक जगह का इफ्तिकारी का फोटो डाल दीजिए और रोज डालिए कि आज फलाना नेताजी के पास, पता लगता था कि यही लोग, वो सारे वही चेहरे होते थे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात था इफ्तिखारी के अलावा, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, हम सब लोग ये बात जानते थे कि भाई चीन एक ऐसा मजबूत दीवार है जिससे टकराने की सोचना सुसाइडल एक्टिविटी जैसा होगा। मतलब अगर आप अपना जान देने की ठान लिए हैं तो आप चीन से आंख मिलाने की दुस्साहस करें, चीन से बतियाने की दुस्साहस करें। चीन जो कर रहा है वो करे, 65-70 हजार वर्ग जमीन हमारा ले लिया तो ले ले। हमारा देश का प्रधानमंत्री संसद में कहा था कि भाई वो बंजर जमीन थी, किसी काम का नहीं था, चीन ले लिया तो ले ले। ये पहले का था, हम लोगों को पता था, हमारे दिमाग में बात था कि भाई चीन, अब समाचार चैनलों पर भी नहीं आता था कि चीन कितना कब्जा किया, चीन कितना सीमा पर आया, क्या कर रहा है, ये कोई मतलब नहीं था। चीन डिसाइड करता था कि हमको डोकलाम में क्या करना है, चीन डिसाइड करता था कि हमको बर्मा में क्या करना है, चीन डिसाइड करता था कि हमको हमारे जो चीन से सटे हुए राज्य हैं उसमें क्या करना है। चीन नाराज न हो जाए इसलिए हम भारत के भूभाग पर सीमावर्ती इलाके में सड़क का निर्माण नहीं करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं करते थे, यातायात की व्यवस्था पर सोच भी नहीं रहे थे कि भाई ये कुछ हो सकता है। हमको पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक, उत्तराखंड में चीन के बॉर्डर तक में सड़क बन सकती, तो हमें मालूम था सड़क भी बनता है बॉर्डर पर। अच्छा, ये हमको पता भी नहीं था क्योंकि हमें इसकी जानकारी ही नहीं थी कि सीमा पर सड़क का निर्माण भी होता है। 2014 से पहले हमको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी नौबत आ सकता है जब हम अपने सेनाओं को कह सकते हैं कि दिल्ली में देखने की जरूरत नहीं है, एक गोली का आवाज सुनो तो इधर से 10 गोली से नीचे मारोगे तो तुम पर गोली कम चलाने का केस बन जाएगा। अगर वो एक सर लाते हैं तो फिर सर गिनने की जरूरत नहीं, उधर से जितनी लाशों को उतने ज्यादा पुरस्कार मिलेगा। और हमें ये कहीं हमने सुनने को ही नहीं मिला था कि आतंक के साथ सीधा मुकाबला किया जा सकता है और रोज रोज टीवी पर आ करके ब्रिगेडियर स्तर का आदमी कह सकता है कि आज फलाने आदमी को न्यूट्रलाइज कर दिया। आज ही हमने समाचार सुना है कि वो एक कश्मीर के टिकटॉक हीरोइन थी,
मुसलमानें थी, क्योंकि आतंक तो मुसलमान और हिंदू देखता नहीं, वो तो उसके राह में जो आएगा वो जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि आतंकी सिर्फ मुसलमानों की हत्या करते हैं तो आप गलत फहमी में, क्योंकि आज जो टिकटॉक स्टार को मारा वो मुसलमान थी, और वो कोई आतंक का दुश्मन नहीं थी, आतंकियों का दुश्मन थी, क्योंकि वो बेचारी समाज का काम करती थी, नाच गाना करती थी, मनोरंजन करती थी, सिनेमा में अपना भविष्य देख रही थी, सीरियल में काम कर रही थी, टिकटॉक पर उसके लाखों फॉलोअर थे। यही इस्लाम के आकाओं को बुरा लगा, उसको बुला करके गोली मार दी। तो उसको हमारा ब्रिगेडियर अस्तर और डीजीपी आके कहेंगे कि बहुत जल्द हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसा इसके पहले हमने सुना नहीं था। कहा जाए कि कार्रवाई की जाएगी, एक्शन ली जाएगी। सरेआम टीवी चैनल पर डीजीपी आके कहे कि न्यूट्रलाइज कर देंगे तो गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे, उसका वध कर देंगे। ये सुनने को 2014 से नहीं मिलता था। सेनाएं अपना काम करती थी, लेकिन ओपन बोल करके करने की हिम्मत नहीं होती। मामले तो अभी बहुत ज्यादा है। आधे घंटे से ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि वीडियो लंबा करने के फायदा नहीं है। बात कम करे, गंभीर करे, महत्वपूर्ण करे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है महत्वपूर्ण मुद्दा, तो वो ज्यादा जरूरी है। मित्रों, अब कुछ फर्कों पर बात कर ले जो हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पर चर्चा नहीं करेंगे। मित्रों, इर्तिकारी आज भी होता है। इर्तिकारी पर कानूनी प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध नहीं लगा है। जैसे पहले सत्य सनातन के किसी समारोह में, शोभा यात्रा में, पूजा में, मंदिर निर्माण में नहीं लगा था, लेकिन कोई करता नहीं था। आज भी स्थिति है। इर्तिकारी पर किसी तरह का सरकारी रोक, पुलिस का रोक, सामाजिक रोक नहीं लगा है। लेकिन अब लोगों को लगा है कि अब ये वोट बैंक नहीं रहा, क्योंकि इर्तिकारी अब वोट बैंक का विषय ही नहीं रहा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लास्ट टाइम आप अब्दुल्ला बुखारी और अहमद बुखारी का नाम कब सुने थे, कि समाचार चैनल पर आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री आज अब्दुल्ला बुखारी के दरबार पर अपना चप्पल चाटने के लिए गए। अब्दुल्ला बुखारी ने बोला कि ये वाली चप्पल हमने अभी अभी नया खरीदा है, इसको चाटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके बेटा ने कहा, सर जब चप्पल चाटना नेताजी की मजबूरी है तो काम करिए, वो जो फेंक दिए हैं। बोला वो तो कुत्ता चाट रहा था ना, हाँ कोई बात नहीं, ये उनसे कम थोड़ी है। तो वो लेके आता था और हमारे नेताजी उस चप्पल को चाटते हुए अपनी तस्वीर लगाते थे और लिखते थे कि आज परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई है, हमने जमा मस्जिद के इमाम बुखारी का चप्पल चरण पादुका चाटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये तस्वीर छपती थी, खबर आती थी। 2014 के बाद काय आपने कभी सुना कि कोई देश का नेता चरण पादुका चाटने के लिए गया हो अब्दुल्ला बुखारी के पास, और अब्दुल्ला बुखारी ने ऐसा हाथ उठा के कहा हो कि जी मैं बड़ा खुश हुआ नेताजी के बयान पर, आप इन्हीं को वोट करिएगा। आजकल मुसलमान भी उनके यहाँ नहीं जा रहा है। नेताओं की दो बात छोड़ दीजिए। क्या ये आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? लेकिन पॉसिबल हुआ। मित्रों, क्या आपने 2014 के पहले सुना था कि भारत सरकार की खुली छूट और बढ़े हुए मनोबल से हमारे सैनिक का मनोबल इतना हाई हो जाएगा कि वो घूसा से मार करके चीन के सैकड़ों सैनिकों का जान ले लेंगे और नदिया में बहा देंगे, दरिया में बह जाएगा उनका शव, और इतनी मार मारेंगे कि चीन ये नहीं कहेगा कि जी मेरे को मार पड़ी है। क्या आपने सुना था कि कोई बिना, कहा जाता था ना कि मोहनदास करमचंद गांधी के कि दे दी हमें खड़ागी बिना घड़क बिना ढाल, तो क्या आपने बिना खड़क बिना ढाल का घूसा से मार करके मल युद्ध में सैकड़ों सैनिकों को मार दे के जान लेते हुए सुना है आपने? इतने पराक्रमी सैनिक हमारे हुआ करते थे पहले। सैनिक वही है, 2014 में भर्ती नहीं हुई है, भर्ती वही है जो पहले से भर्ती है। लेकिन आज उनका मनोबल हाई है कि चीन के सेनाओं की साहस नहीं हुई, वो इतनी घूसा मार करके उनका टांग चीर दिए, गर्दन काट मरोड़ दिए, अतड़िया बाहर निकाल करके समुद्र में फेंक दिया। आज स्थिति यह है कि चीन दुनिया में कह रहा है कि जी भारत सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भारत रोया करता था कि चीन अतिक्रमण कर रहा है, आज चीन कह रहा है कि अतिक्रमण कर रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि आज भारत में एक ऐसी निजाम आई है जिससे हमको खतरा है? ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा कभी सुना है आपने कि कभी कोई देश का प्रधानमंत्री गया हो और वो उस इलाके के मंदिरों में पूजा कर रहा हो और वो टीवी पर साक्षात्कार लाइव चला हो? सत्य सनातनी होने के नाते
हमें फख्र होता है कि हमारे देश में अब निजाम बदला है और ऐसे लोग सरकार में हैं जो फख्र से कह सकते हैं कि मैं सनातनी हूं, प्राउड बी अनाउंस्ड एज हिंदू। मित्रों, आज उसका परिणाम यह है कि जो आज तक हमको गलत इतिहास का ज्ञान दिया गया, हमको गलत इतिहास का विश्वास करने के लिए धमकाया गया, समझाया गया, बताया गया, आज वो सब मिथ्या साबित हो रहे हैं। आज जिस जगह को जिसको महान बताया जाता था, आज पता चला कि धरती पर उससे ज्यादा शैतान कोई नहीं। तो तथ्यों की जानकारी, इतिहास की नई और सच्ची समझ आज हुआ है, वो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। बातें बहुत हैं, किस किस पर चर्चा करें। अब आते हैं कि विपक्ष कहाँ है। मित्रों, 2014 से पहले 2004 से 2014 तक लगातार देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश में लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री के सीट को सुशोभित किए। आदरणीय श्री मनमोहन सिंह साहब की योग्यता, कर्मठता, पढ़ाई, सूझबूझ की मैं कायल हूँ। मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ कि उतने विद्वान और ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी को हमने 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में रखा है। लेकिन मित्रों, जिस पार्टी का लगातार 10 साल तक सरकार रहा है, अब एक राज्य में 10 विधायक चुनने के लिए सोचना पड़ रहा है। 28-29 राज्यों में ऐसा कोई 10 राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी के दहाई में विधायक हो। कुल लोकसभा में 40 पर सिमट के रह गए हैं, जो 415 लोकसभा सदस्य के साथ सरकार बनाए थे। विपक्ष यहां है। कानूनी मुद्दे पर विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उनको कोई राजनीतिक महत्व का विषय ही समझ में नहीं आता है। विपक्ष के सभी राजनीतिकों को सिर्फ एक बात समझ में आता है, वो सवेरे उठ के नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख लेते हैं कि मोदी जी ने किस मुद्दे को ट्वीट करता है, उसको रीट्वीट करके उसका आलोचना करना है। मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा कि आज मैं 2-2 किलो दूध हर आदमी को दूंगा, और नीचे नहीं पड़ेगा कि दूंगा दिया, ऊपर देखिए मोदी जी के बिगड़े बोल, गलत लोगों को दूध पिला के जान लेने का खतरा। और नरेंद्र मोदी के जाल में विपक्ष ऐसा फंसा कि समाज के लोगों से समर्थन तो दूर, उनका सम्मान भी नहीं पा सका। नरेंद्र मोदी के अपने कुटिल राजनीतिक चाल से करीब करीब समूचा विपक्ष सत्य सनातन धर्म का विरोधी साबित हो चुका है। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के भव्य राम मंदिर निर्माण के विषय का मुद्दा हो, ज्ञान वापी मंदिर का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, काशी का मुद्दा हो, या और कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बजाय तथ्यात्मक चर्चा करना और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आलोचना करने के जगह विपक्ष ये एक्सपोज हो चुका है कि वो सनातन का दुश्मन है। ऐसी हल्कानी और बचकानी हरकत करता हुआ विपक्ष पाया जाता है जिसमें शर्म आता है, हंसी आती है। सीरियस किस विपक्ष को माना जाए। मैं उत्तर प्रदेश का बलिया जिला का रहने वाला हूं। मेरा वोट का अधिकार भी उत्तर प्रदेश के मेरे गांव शोभा छपरा के बूथ पर है, और मैं वोट करने जाता भी। मेरे एक वोट से जो सरकार बनती है, उस राज्य का एक ऐसा भी मुख्यमंत्री था जिसको बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता हो कि उसका नाम अखिलेश है या अकलेश है। अकलेश को ये जानकारी नहीं, अपने आप को ऑस्ट्रेलिया से डिग्री हारी कहता है, खरीद के आए या पढ़ के आए, तो वो अखिलेश जी बता सकते हैं। लेकिन उनको सदन में बोलने की मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि जब एक कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री बोल रहा हो तो उसको ये नहीं कह सकते कि विकास का पैसा अपने बाप के यहाँ से लाते हो। इन सब विषयों की जो बेसिक जानकारी नहीं है वो हमारा मुख्यमंत्री रहा है। अब इससे ज्यादा विपक्ष की छीछा लेदर और दयनीय स्थिति की हो ही नहीं सकती। मित्रों, ये आपके वोट का असर है। वोट के टाइम ये सोचे रहिएगा, सिर्फ अपने दिमाग पर लाइएगा कि कौन जलेदार टोपी आकर के सत्य सनातन को गाली दे रहा है और कौन हिंदू हितों की रक्षा के सामने आड़े आ रहा है। गरीब समर्थक योजनाओं पर कौन मजाक उड़ा रहा है, और कोरोना के टीका पर किसने कहा है कि यह टीका फर्जी है, जांच कहाँ हुआ है, अभी और जरूरत है। इन सब विषयों पर विचार करके मतदान करिएगा। चुनाव तो हमारे देश में हर बार होता है। आप स्वस्थ रहें, किसी तरह की बीमारी आपके पास ना हो, एक्सीडेंट जैसी चीजों से तो ईश्वर ना करे कि आपको मुलाकात हो। आपके
कुशल क्षेम के लिए मैं राकेश परमार आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, निरोग तो बिल्कुल जरूरी। जय हिंद, वंदे मातरम।